को नाकाम कर दिया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने आतंकियों के लगाए गए आईडी को डिफ्यूज कर दिया। सेना की रोड ओपनिंग पार्टी को हाईवे पर आईडी मिला था, जिसके बाद सेना का बम निरोधक दस्ता वहां पहुंचा और आईडी को डिफ्यूज किया गया। एहतियातन सेना ने बांदीपोरा श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक को रोक दिया था और उसके बाद बम निरोधक दस्ते ने बम को पूरी सावधानी के साथ नाकाम करना शुरू किया और कुछ ही देर में बम निरोधक दस्ते के जो सभी लोग थे वो वहां से तेजी से पीछे भागते दिखे और विस्फोट हुआ। आतंकियों के नापाक मंसूबों को सेना ने पूरी एहतियात के साथ ध्वस्त कर दिया। रिफत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रिफत, कितनी मात्रा में आईडी था और किस तरीके से इसे रिफ्यूज किया गया? देखिए गायत्री, ये जो रोड है ये बांदीपोरा श्रीनगर रोड है और जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है आर्मी की और सीआरपीएफ की, तो ये रोड ओपनिंग पार्टी आर्मी की थी और उन्हें डिटेक्ट हुआ कुछ सस्पिशियस, उन्हें लगा कि किसी जगह कोई चीज रखी गई है और उसके बाद जब वो नजदीक गए तो उनको लगा कि वो आईडी रखी गई है और फौरन उन्होंने फिर जो है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो अपना आर्मी का होता है उनको कॉल किया और वहां पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ सुरक्षा बलों की बाकी टीमें भी पहुंची और उसके बाद कार्रवाई शुरू की गई इसको डेटोनेट करने की, इसको डिफ्यूज करने की। और काफी टाइम इसको लगा क्योंकि डेटोनेट करने में काफी टाइम लगता है क्योंकि काफी सारे तार जोड़ने पड़ते हैं और उसके बाद इसको ब्लास्ट किया जाता है। और जब इसको ब्लास्ट किया तो जबरदस्त धमाका हुआ, लेकिन उससे पहले बहुत ज्यादा प्रिपरेशन की जाती है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की तरफ से। ये डेटोनेट करने में एक तो प्रिकॉशंस ली जाती हैं और दूसरा ये कि अगर ज्यादा मिकदार में, ज्यादा क्वांटिटी में जो है अगर एक्सप्लोसिव्स होंगे तो इसी हिसाब से इर्द गिर्द रेत के बैग्स या मिट्टी के बैग्स या कोई ऐसी चीज रखनी पड़ती है जिससे धमाके की शिद्दत बिल्कुल, यानी पूरी एहतियात बरतनी होती है और उसके बाद ही इस तरीके से डिफ्यूज किया जाता है। देखिए कितना जबरदस्त धमाका हुआ था जब बम निरोधक दस्ते की तरफ से इस आईडी को डिफ्यूज किया जा रहा था। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कुलगाम में सुरक्षा बल ने हिजब के 2 आतंकियों को मार गिराया, जबकि पुलवामा के त्राल में आतंकियों की तलाश जारी है। उधर बांदीपोरा में हाईवे पर सुरक्षा बल ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद कर आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है, जबकि शोपियां में पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। त्राल में तलाश जारी है। यहां इलाके को घेरा हुआ है सुरक्षा बल ने क्योंकि जानकारी है कि आतंकी छिपे हुए हैं। बांदीपोरा में हाईवे पर मिले विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया गया और एक बड़ी साजिश को कर दिया गया नाकाम, जबकि शोपियां में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की अगर बात करें तो यहां सुरक्षा बल ने हिजब के 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। हिजब के दोनों आतंकी नदीम अहमद और उमेर अनंतनाग के एक गांव में छिपे हुए थे, जिनको सुरक्षा बल ने मार गिराया। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्तौल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। 2 तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आतंकियों के खिलाफ चले सुरक्षा बल के ऑपरेशन की तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर में मारे गए दोनों आतंकियों के शव दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बल ने आज सुबह ये बड़ी कार्रवाई की जिसमें दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। आतंकियों के शव की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो अनंतनाग में जहां गांव में छिपे हुए थे 2 आतंकी, हिजब के ये 2 आतंकी बताए जा रहे हैं, उनको घेरा, मुठभेड़ में दोनों को मार गिराया गया। वहीं कुलगाम में आतंकियों के खिलाफ चले ऑपरेशन से जुड़ी 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में मार गिराया है। इन आतंकियों के पास से सुरक्षा बल ने 2 पिस्तौल, 3 ग्रेनेड बरामद किए हैं। इस बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बल की कार्रवाई जारी रहेगी। We have had a lot of successes in the last 1 week or 10 days. In the last 10-15 days alone, more than 15 terrorists have been killed. All of this has been because of very close cooperation and coordination between all the security forces operating
in the Union Territory of J&K. Most of the operations have been based on information provided by the locals themselves, which goes to show that they are also absolutely fed up with militancy and terrorism, and they want that the situation should return to normal. जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बल की ओर से शनिवार को 4 आतंकियों के मारे जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने कोलकाता से एक महिला संदिग्ध आतंकी तानिया परवीन को हिरासत में लिया है। तानिया को कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक तानिया लश्कर तैयबा के लिए काम किया करती थी। तानिया पाकिस्तान के कई व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ी हुई है और पाकिस्तान के एक व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर रही थी। और इस बीच एक बड़ी खबर, आतंकियों का साथ देने वाले पाकिस्तान से जुड़े टीआरएफ से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जिसने अब दुनिया को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान अब खुद को लश्कर और जैश जैसे आतंकी संगठनों से दूर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी साजिश के तहत पाकिस्तान ने लश्कर और जैश के आतंकियों को मिलाकर टीआरएफ यानी कि द रेजिडेंस फोर्स नाम से एक संगठन तैयार किया है। खबर यह है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ने जब से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला है, तब से पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में वहीं के लोग हथियार उठा रहे हैं, जबकि नए आतंकी संगठन टीआरएफ में जैश और लश्कर के ही ज्यादातर आतंकी शामिल हैं। निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात मामले का मुख्य आरोपी मौलाना मोहम्मद साद कल जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद के बाहर पहली बार नजर आया। तबलीगी जमात मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद से मौलाना साद जाकिर नगर के अपने ही घर में था और पुलिस उसकी तलाश में दर दर भटक रही थी। लेकिन शुक्रवार को कल पहली बार मस्जिद जाते वक्त मौलाना साद का चेहरा कैमरे में कैद हुआ। पुलिस के मुताबिक मौलाना साद ने अभी तक अपनी कोरोना रिपोर्ट भी क्राइम ब्रांच को नहीं सौंपी और ना ही पुलिस की पूछताछ में शामिल हुआ है। बताया जा रहा है कि मौलाना करीब अपने 20 सहयोगियों के साथ अबू बकर मस्जिद में सुरक्षा घेरे में नमाज अदा करने पहली बार घर से बाहर निकला था। देहरादून में इस साल इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आईएमए की पासिंग आउट परेड बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नजर आई। कोरोना संकट के बीच परेड में शामिल सभी कैडेट्स ने मास्क लगाया हुआ था और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा गया। देहरादून में हुई पासिंग आउट परेड के बाद सेना में 333 कैडेट्स शामिल हुए। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने परेड की सलामी ली और कैडेट्स को भारतीय सेना की शपथ दिलाई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक 3 मंजिला मकान अचानक से ढह गया। बताया जा रहा है कि कुछ रोज से उस घर के पास नाला बनाने का काम चल रहा था, लेकिन मिट्टी धंसने की वजह से यह हादसा हुआ। हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। घर के लोगों को पहले ही सुरक्षित निकाल लिया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे 3 मंजिला मकान भर भराकर ढहता दिखाई दिया। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक हादसे के पहले की और दूसरी तस्वीर हादसे के दौरान की। हादसे से पहले की तस्वीर में आप देख रहे हैं ये मकान जो कि 3 मंजिला मकान था, ठीक ठाक खड़ा था ये इमारत, लेकिन अचानक से आप दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से ढह करके बिखर जाता है। बताया जा रहा है कि पास ही में नाला बनाने का काम चल रहा था और इस वजह से मकान की नींव हिल गई थी। मिट्टी के धंसने से ये हादसा हुआ। रात की बात ये रही कि इस हादसे से पहले ही जो इस इमारत में मौजूद थे, जो इस घर में मौजूद थे लोग, उनको भनक लग गई थी और सुरक्षित वो घर से बाहर निकल आए थे। महाराष्ट्र के नासिक में मानसून ने दस्तक दे दी है और इसकी वजह से कई घंटों तक हुई तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी का पानी उफान पर आ गया और शहर में घुस गया। शहर की सड़कें पानी में समा गईं, जबकि एक मंदिर भी कई फीट तक पानी में डूबा दिखाई दिया। इस बीच हनुमान की ऊंची मूर्ति भी पानी में कई फीट तक डूब गई। कई किलोमीटर तक के इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आया, जबकि कई इमारतें आधी से ज्यादा पानी में डूब गईं। यहां तक कि लोगों के घरों के सामने खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आईं। इस बीच कुछ लोग एक गाड़ी को पानी में खींचते हुए भी दिखाई दिए। ये देखिए चारों तरफ पानी ही पानी।
दिखाई दे रहा था। इमारतें कई फीट तक पानी में डूबी नजर आई और ये जो हनुमान की मूर्ति है वो भी पानी के बीचों बीच कई फीट तक पानी में डूबी हुई थी। इलाके में पानी कितना ज्यादा था इसका अंदाजा लोगों को देखकर लगाया जा सकता है। और नासिक में बाढ़ के हालात की ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक तस्वीर में आप देख रहे हैं कि शहर में पानी कितना ज्यादा है और ये हाल लगातार बारिश से हुआ है, जो बारिश रुकने के बाद भी यूं ही बना रहा। लोगों के घरों में पानी भर गया, जबकि एक मंदिर भी पानी में डूबा दिखाई दिया। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अपनी गाड़ियों को बचाने की कोशिश करते नजर आए। पानी में आधी से ज्यादा डूबी थी कार और इन कारों को लोग धक्का दे रहे थे ताकि ऊंची जगह तक ले जाया जा सके। ये काफी मुश्किल भी था क्योंकि पानी की वजह से सड़क का जो अंदाजा लगाना वो काफी मुश्किल हो रहा था। नासिक में लगातार 2 तास से बारिश चालू है और यहाँ की गाड़ियाँ भी पानी में फंसी हुई है और यहाँ के अंदर गाड़ी निकलने की कोशिश कर रही है। तो हमारी सब गाड़ियाँ यहाँ आनी तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। बहुत बारिश गिरा है दोपहर को 3-2:30 बजे तक बहुत बारिश गिरा और गंगापुर धरण से भी पानी छोड़ा है। बहुत पानी आ रहा है गंगे में। उधर राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में मानसून आने से पहले ही कई दिनों से बारिश हो रही है। उदयपुर में बारिश की वजह से छोटी छोटी नदियों में भी पानी भर गया है। एक इलाके में सीसारामा नदी का पानी 3 फीट तक उफान पर आ गया और इसकी वजह से सड़क पर बनी पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा, जिससे रास्ता बंद हो गया। गर्मी के बाद बरसात के मौसम के आगाज में ऐसे नजारे को देखने के लिए वहां लोग भी दिखाई दिए। उधर फ्रांस के कोर्सिका में भी बाढ़ के हालात बन गए। बाढ़ का पानी शहरों में घुस गया, जिसकी वजह से सड़कें पानी में डूब गई, जबकि कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। कई गाड़ियां सड़कों पर बाढ़ का पानी बढ़ने के डर से तेजी से जाती दिखी, जबकि कुछ गाड़ियां पानी में यूं ही फंस गईं। और अब अहम खबर, दिल्ली में कोरोना के हालात की समीक्षा करने के लिए कल गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी के साथ करेंगे अहम बैठक। ये बैठक 11 बजे होगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद होंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर कैसे लगाम लगाई जाए और किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए, इस पर चर्चा होने की उम्मीद है। अनामिका शुक्ला बनकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर रामनगर में टीचर की नौकरी करने वाली शिक्षिका मैनपुरी से गिरफ्तार कर ली गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 6 जून को थाना अलापुर में मामला दर्ज करवाया था। आरोप यह है कि लक्ष्मणपुर मैनपुरी की रहने वाली अनीता देवी ने पिछले 1 साल से अनामिका शुक्ला बनकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी की। बताया जा रहा है कि फर्जी अनामिका शुक्ला बनी शिक्षिका ने बताया कि पुष्पेंद्र नाम के शख्स ने फर्जी दस्तावेजों को तैयार करवाया और झांसा देकर नौकरी दिलवाई। बात हरियाणा के रोहतक की, जहां एक चलती कार में अचानक से आग लग गई। कार के अंदर से अचानक धुआं निकलने लगा और उसके बाद कार का ड्राइवर फौरन बाहर निकल आया। कार आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी ज्यादा थी, इतनी भीषण थी कि उससे उठते धुएं के गुब्बार को काफी दूर से ही देखा जा सकता था। जिस वक्त कार में आग लगी, वहां से कई गाड़ियां भी गुजर रही थी, जो सड़क के एक किनारे पर पहले ही रुक गई और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी इस आग को बुझा लिया गया। कार में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है। हालांकि ये माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस कार में ये आग लगी थी। और अब बात कोरोना के बढ़ते मामलों की। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3 लाख के करीब जा पहुंची है। अगर देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,08,993 पहुंच चुकी है। वहीं अब तक 1,54,330 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब तक 8,884 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल देश में 1,45,779 एक्टिव केस हैं। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना के 11,458 नए मरीज सामने आ चुके हैं।
देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। सबसे खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 1 लाख के पार जा पहुंची है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग 40,000 को पार कर चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर दिल्ली है, जहां मरीज 36,000 से ज्यादा हो चुके हैं। गुजरात चौथे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 22,527 है और 5वें नंबर पर है राजस्थान, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 12,068 है। देश ही नहीं बल्कि कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया ही बेहाल है। दुनिया के 188 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में, लेकिन कुछ देशों में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ऐसे देशों में सबसे पहले नंबर पर लगातार अमेरिका ही बना हुआ है, जहां कोरोना के मरीज 20,48,000 से ज्यादा हो चुके हैं। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की तादाद 8,28,000 के पार है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 5,10,000 के पार जा पहुंची है। भारत चौथे नंबर पर, जहां मरीजों का आंकड़ा 3 लाख को क्रॉस कर चुका है। ब्रिटेन 5वें नंबर पर, जहां मरीजों की तादाद 2,94,000 से भी ज्यादा है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई क्लिनिकल गाइडलाइंस जारी की है और इसके मुताबिक सूंघने और स्वाद समझने की क्षमता का चला जाना कोरोना का लक्षण हो सकता है। इस गाइडलाइन में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना से ज्यादा खतरा बताया है। इसके अलावा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हृदय रोग, फेफड़े की बीमारी, कैंसर और किडनी की बीमारी से जूझने वाले लोगों को कोरोना से इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा बताया गया है। इस गाइडलाइन में दवाई, प्लाज्मा थेरेपी और हाइड्रोक्लोरोक्विन से मरीजों के इलाज के बारे में भी सुझाव दिए गए हैं। पाकिस्तान से आई टिड्डियों का हमला अब भी कई राज्यों में जारी है। राजस्थान भी उनमें से एक है, जहां कई इलाकों में टिड्डियों के दल का आना लगातार शुरू हो गया है। झालावाड़ में टिड्डियों के एक बड़े दल ने हमला किया, जो आसमान पर उड़ते दिखाई दिया। लाखों की संख्या में टिड्डियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और बड़ी संख्या में तेजी से आगे बढ़ा। जहां तक नजर गई, आसमान में टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आई। इतनी बड़ी संख्या में टिड्डियों को देखकर लोग भी दहशत में आ गए। तेजी से आगे बढ़ती हुई टिड्डियों का ये दल वहां लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराया और ट्रांसफार्मर में आग लग गई। ट्रांसफार्मर से आग की ऊंची लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। टिड्डियों ने जहां खेतों में लगी फसलों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं इलाके की बिजली भी टिड्डियों के इस दल की वजह से चली गई। जब ट्रांसफार्मर में आग लगी, टिड्डियों से निपटने के लिए पानी से बौछार करते हुए भी लोगों को इस दौरान देखा गया। हवा के साथ आ रही है। हम आपको अब टिड्डियों के हमले से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसे देखकर राजस्थान में टिड्डियों के आतंक का अंदाजा लगाया जा सकता है। टिड्डी दल ने झालावाड़ में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरी तस्वीर में किसान अपनी फसल को टिड्डियों से बचाता दिखा। वहीं जोधपुर में 5 किलोमीटर तक फैला टिड्डियों का दल कई गांव में पहुंचा और फसलों को नुकसान पहुंचाया।